गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन के विषय में जानकारी लेंगे। प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होती है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग एमिनो अम्ल को पढ़ेंगे। अब देखिए एमिनो अम्ल क्या होता है। एमिनो अम्ल का संरचना सूत्र ये है, आर सी से सिंगल बॉन्ड NH2, COOH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। NH2 मतलब एमिनो समूह, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह। तो जब किसी कार्बन से एक तरफ R कोई एल्किल समूह कार्बन श्रृंखला, एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु, एक तरफ एमिनो समूह NH2 समूह तथा एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है तो वह एमिनो अम्ल कहलाता है। इसका नाम एमीन NH2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर एमिनो अम्ल कहा गया है। आर जहाँ पर कोई एक कार्बन श्रृंखला है। एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति अर्थात ये अम्लीय और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये लवणीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये जलीय विलयन में एमिनो अम्ल निम्न प्रकार से टूटता है। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल एक H+ आयन देता है और ये NH2 H+ को ग्रहण करके NH3 पर प्लस बना लेता है और यहाँ पर ये माइनस का चार्ज, जिसे ज्यूटर आयन बोलते हैं। अर्थात इसका एक अणु H+ दाता की बात व्यवहार करता है और एक अणु H+ ग्राही की बात। ठीक है, तो इसलिए ये अम्ल और क्षार दोनों की बात व्यवहार करता है, अर्थात लवणीय प्रकृति का होता है। फिर एमिनो अम्ल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल। नंबर 2, अनावश्यक एमिनो अम्ल। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। एमिनो अम्ल क्या है? कार्बन परमाणु के चारों तरफ इसका संरचना सूत्र देखने पर एक तरफ कोई कार्बन श्रृंखला R, एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु, एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह, एक तरफ एमिनो समूह। जहाँ R क्या है? R कार्बन श्रृंखला है। इसको एमिनो अम्ल क्यों कहते हैं? इसको एमिनो अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, अर्थात एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह स्थित है। इसको एमिनो अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों के बात व्यवहार करता है। क्योंकि ये जलीय विलयन में जब आयनित होता है तो ये ज्यूटर आयन का निर्माण करता है, अर्थात इसका COOH H+ दे देता है और इसका NH2 परमाणु H+ ले लेता है, इसे ज्यूटर आयन बोलते हैं। एमिनो अम्ल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। नंबर 1, आवश्यक एमिनो अम्ल। ऐसे एमिनो अम्ल, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं धीरे से बोलता हूँ। ऐसे एमिनो अम्ल जिनको हमारा शरीर निर्माण नहीं कर सकता है, अर्थात जिन एमिनो अम्ल को हमें भोजन में आवश्यकता होती है, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है एवं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, वे आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। दूसरा, अनावश्यक एमिनो अम्ल। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर कर सकता है, अर्थात भोजन में उन्हें हमें आवश्यकता नहीं होती, वे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल जिनकी पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं, हमारा शरीर उनका निर्माण नहीं कर सकता। अनावश्यक एमिनो अम्ल जिनकी पूर्ति हम भोजन द्वारा नहीं करते हैं, अर्थात हमारा शरीर उनका निर्माण करने में सक्षम है। सीधी सी बात, आवश्यक एमिनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर करता है। ठीक है।
और दूसरे आधार पर इनके आर श्रृंखला के आधार पर इन्हें लगभग 20 भागों में बांटा गया है, जिसकी सारणी निम्नवत है। अमीनो अम्ल में केवल आर का अंतर होता है। ये आप सारणी देख लीजिएगा तो खुद ही समझ जाएंगे। इसे सबसे पहले दिया है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन में आर की जगह एच है, तो ये हो गया HCH2NH2CH2। दूसरा है एलानिन, तो एलानिन में आर की जगह हो गया CH3, बाकी वही रहेगा CH3CHNH2COOH। यहाँ पर उपस्थित C और H को एक साथ लिख देते हैं CH, अर्थात इस तरह से भी प्रदर्शित इसको कर सकते थे, या ये भी हम लिख सकते हैं CH एक तरफ NH2 और एक तरफ COOH। तो जब R बराबर H रख दिया तो हो गया CH2NH2COOH। ऐसे यहाँ पर R बराबर CH3 हो गया तो CH3CHNH2COOH। फिर अगला R बराबर है CH3 का होल ट्वाइस CH। R परमाणुओं के अंतर के आधार पर ये 20 प्रकार के हैं, जिन्हें आप सारणी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।